Hello students, welcome to Thresher Science classes. Today I will teach you very important topic, and this is the last topic of the chapter electricity in physics of class 10, that is heating effect of electric current. बेटा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मेनली 3 इफेक्ट्स हुआ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट्स हुआ करते हैं, बहुत सारे नहीं, ओनली 3 होते हैं। कौन से? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दिस चैप्टर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिक्स के ही सेकेंड चैप्टर है 10th क्लास में, और केमिकल इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इन केमिस्ट्री। ओके, अब यहां आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन मार्क बन रहा होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट के से हीटिंग इफेक्ट कैसे हो जाता है, आखिर हीट कैसे प्रोड्यूस, कहने का मतलब है हीट प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। भाई किसी भी वायर में होकर के अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। अभी स्टूडेंट इसको तुरंत प्रैक्टिकल करके देखेंगे। साइंस कहती है कि हमें प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, और व्हाई नॉट। अभी हमने मोबाइल का स्विच ऑन किया, मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, हम वायर को टच करके देख रहे हैं, बोले सर तो बोल रहे थे कि हीटिंग इफेक्ट होता है, यहां तो कोई हीट नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहां पर एक और नया पॉइंट मैं बताने जाऊंगा। whenever there is high resistance in the wire, more heat is produced. If there is less resistance, then less heat is produced. कॉपर वायर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉपर वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, सिल्वर में और भी कम होता है, एल्यूमिनियम में कॉपर से ज्यादा होता है। इसी तरीके से जो नाइक्रोम वायर है, जो कि एलॉय है, उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। आप लोगों ने घरों में हीटर, गीजर, आयरन केटली जो होती है, इन सबके अंदर जो एलिमेंट लगा होता है बेटा वो नाइक्रोम का लगा होता है। एंड नाइक्रोम वायर जो भी है वो एलॉय है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। मैं इसके लिए एक और एग्जांपल दूंगा कि व्हेन वी रब आवर हैंड्स, जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, काफी रब कर रहे हैं। अगर मैं हाथ को ऐसे ही रब कर रहा था तो हीटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने ऐसे करके रबिंग करी तो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। फ्रिक्शन कहने का मतलब जिधर से मेरा हाथ मूव कर रहा था उसको किसी ने अपोज किया। रेसिस्टेंस मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इफ देयर इज मोर एंड मोर रेसिस्टेंस, अगर ज्यादा रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा? रुकावट। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप छोटे छोटे बच्चे हो, बड़े प्यारे स्टूडेंट्स हो, लेकिन जब आपके टीचर, सॉरी मैं टीचर की बात क्यों करूं, आजकल तो कोरोना का टाइम है, आप घर में ही हैं, आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, और अगर आपको कोई रोक देता है उस काम से, रोकने का मतलब एक रेसिस्टेंस आ जाता है, तो आपको बहुत तेजी से गुस्सा आती है। गुस्से का मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गेम पसंद है, मोबाइल पर आप गेम में लगे हुए हैं, और तुरंत पापा वहां आ जाते हैं अचानक से, तो पापा क्या करेंगे? पापा आपको रोकेंगे, कहेंगे ना, बोलेंगे बेटा आप हर वक्त खेलते रहते हो, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। तो आप लोगों को तुरंत गुस्सा आएगा, बोला मेरा इतना अच्छा गेम चल रहा था, पापा ने मुझे रोक दिया। अच्छा एक और चीज, मम्मी भी आएंगी, मम्मी भी आपको रोकेंगी। पर लेकिन यहां क्या होगा? रेसिस्टेंस दोनों में है। मम्मी ने मना करेंगी तो शायद आपको थोड़ा कम गुस्सा आएगा, पापा जब आपको रोकेंगे तो आपको शायद थोड़ा ज्यादा गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि पापा के अंदर रेसिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा।
कहते ना बच्चे पापा से ज्यादा डरते हैं, बहुत सारी बात मम्मी से फटाफट बता देते हैं लेकिन पापा को नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि पापा से डरते हैं। पापा कोई भी बच्चे को गलत काम करते देखते हैं तो उसको रोक देते हैं। तो क्या हुआ? हाई रेसिस्टेंस पापा के रोकने पर आया। रेसिस्टेंस मीन्स रोकना, अपोज करना। तो पापा ने अपोज किया कि बेटा आप गेम खेल रहे हो और आपका वो फेवरेट गेम था, आपको बुरा लगा, आपको हीट प्रोड्यूस हुई। सेम वही कंडीशंस हैं कॉपर वायर में रेसिस्टेंस कम है तो वहां पर हीट प्रोड्यूस तो होती है लेकिन थोड़ी कम होती है। लेकिन नाइक्रोम वायर तो वहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। क्यों ज्यादा प्रोड्यूस होती है? क्योंकि वहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा है। सेम एज पापा ने वहां रोका और आपका वहां रेसिस्टेंस ज्यादा मिला। रेसिस्टेंस ज्यादा मिला तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई। बच्चों को गुस्सा नहीं आती? बच्चों को भी गुस्सा आती है, पापा को भी गुस्सा आती है, ठीक है ना। लेकिन पापा को गुस्सा आती है तो इसका मतलब ये नहीं है वो आपके भले के लिए ही रोक रहे हैं। सेम यहां भी कंडीशन है। मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब यहां मैं नोट कर लेता हूं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through a wire having high resistance, then heat is produced. क्या होता है? हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करता है, या मैं पास भी लिख सकता हूं, पासेस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, या फ्लोज लिखने ज्यादा अच्छा लग रहा है, फ्लोज थ्रू अ वायर हैविंग हाई रेसिस्टेंस। जब हाई रेसिस्टेंस में होकर के फ्लो करता है देन हीट इज प्रोड्यूस्ड। अब हाई रेसिस्टेंस कौन से वायर में होता है? यहां मैं लिख लेता हूं, नाइक्रोम में होता है, और क्या में होता है? टंगस्टन में होता है, कॉन्स्टेंटन में होता है। बहुत सारे हाईली रेसिस्टिव एलॉयज हैं, इनमें होकर के ये रेसिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहां से हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। यानी कॉपर वायर से भी, इफ कॉपर वायर में होकर भी अगर करंट फ्लो होगा तो हीट वहां भी प्रोड्यूस होगी लेकिन वहां कम हीट प्रोड्यूस होगी। दैट्स क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। यहीं पर बेटा एक और पॉइंट आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जूल्स लॉ। ये जूल्स आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं इनको क्या बोलूं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क डन के बारे में बताया। व्हेनेवर, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, वर्क इज डन। और हीट जब प्रोड्यूस हो रहा है, हीट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। अभी जूल्स ने क्या बोला? मेन पॉइंट बोला, जब हीटिंग की बात कर रहे हैं और वो भी बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो भाई वर्क डन होगा। जूल नाम के जो बोल देता हूं हमारे जो बाबा हैं, ठीक है, वो जूल बाबा हो गए, ठीक है भाई, बहुत बड़े हैं हमारे, पता नहीं कितनी पीढ़ियों पहले के हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने इनको बाबा नाम बोल दिया। तो जूल्स ने एक लॉ बनाया हीटिंग का, तो इन्होंने तो सारा काम वर्क के ऊपर किया था। हीट भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है। तो यहां पर मैं वर्क डन के ऊपर बात करता हूं। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, वर्क डन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, V इंटू क्यू, यानी चार्ज मूव जब करेगा, जब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वाली जो मेरी वीडियो है आप लोग उसको देख सकते हैं। आपको पिछली वीडियो बेटा जरूर देखनी पड़ेगी, नहीं ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहां पर वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब एक और हमारे बाबा बोल दूं, अंकल बोल दूं, आप समझ सकते हैं। V या ओम्स लॉ था एक हमारे पास,
जो ओम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इनको भी एक बाबा बोल देते हैं, छोटे बाबा या बड़े बाबा जो भी समझना। उन्होंने बोलता V इक्वल्स टू IR। शायद आपको याद होगा, तो V की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया IR, और मैंने आपको करंट वाले पॉइंट में समझाया था, क्या पढ़ाया था, Q इक्वल्स टू IT पढ़ाया तो सर आपने, I इक्वल्स टू Q अपॉन T था। क्या पढ़ाया था, Q अपॉन T। कैसे, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, इसी से बन गया था IT। अभी फिलहाल मैं इतना ही लिख लेता हूं, Q इक्वल्स टू IT। अभी Q की जगह पर मैं पुट कर देता हूं IT, यानी करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस करंट को अपोज भी करेगा। चार्ज के मूव करने पर ही करंट फ्लो होता है, और फॉर कितनी देर के लिए, T टाइम के लिए। देन वी गेट W इक्वल्स टू I, और I स्क्वायर हो गया, और RT। बड़ा इजी फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद बड़ी जल्दी हो जाता है बच्चों को। W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, मैं RT नहीं बोल रहा हूं, RT बोल रहा हूं मेडियर। W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और जो वर्क डन है, वर्क डन ही हीट में एनर्जी है भाई, एनर्जी कंज्यूम, वर्क इज डन। तो इस W की जगह मैं लिख लेता हूं हीट, और इससे एक फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर RT। दिस इज द फॉर्मूला, हीट इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब मैं मेन पॉइंट पर आऊंगा, जूल्स लॉ के ऊपर। ये जूल्स लॉ क्या कहता है, देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हैं इन पॉइंटों को। क्या क्या चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि अगर करंट को हम लोग डबल करेंगे तो हीट भी बढ़ेगी। अब अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ये जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ heat is directly proportional to नंबर 1, पहला पॉइंट है I स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, मैं इसे बोल सकता हूं I स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट, स्क्वायर ऑफ करंट, और सेकेंड हो जाएगा रेसिस्टेंस, यानी इसको बोल सकता हूं R। और तीसरा पॉइंट दे रखा है टाइम, यानी इसको बोल दिया T। यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, स्क्वायर ऑफ करंट। यहां आप सिंपली समझ सकते हैं, यदि अगर करंट डबल होगा तो यहां पे 2I हो जाएगा, 2 to the 4 यानी 4I, यानी हीट 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर 3 गुनी हो जाएगी तो 3 3 9, तो ये 9 टाइम्स हो जाएगी। रेजिस्टेंस डबल होगा तो हीट भी डबल हो जाएगी, टाइम डबल होगा तो हीट भी डबल होगा। शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स क्लियर, ओके। लेकिन यहां पर एक और नया पॉइंट आता है कि हीट सबसे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। कॉमन सी बात है, अगर R डबल था तो हीट भी डबल थी, R डबल था तो हीट भी डबल थी, टाइम डबल था तो भी हीट डबल थी, लेकिन करंट डबल था तो हीट 4 टाइम्स थी। तो कॉमन सी हम बता सकते हैं कि करंट सबसे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज मोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन करंट बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ करंट। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। बेटा अक्सर करके क्वेश्चन पेपर में पूछने के लिए आता है कि जूल्स लॉ, ये 2-3 लॉज बेटा हमारे पूरे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जूल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, और एक आगे चल के आप लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। तो चलो उसी चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल आपको ये 3 लॉज मैंने बताए, ये तीनों लॉज में से बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक लॉ जरूर पूछ लिया जाता है।
हर साल। तो इसलिए मैं समझता हूं आप लोगों को ये जूल्स लॉ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करता हूं कि ये हीट जो है इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा। इनको कहां अप्लाई, बेटा आप लोग इसे अगर कोई भी चीज समझनी है पॉज करके आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन, वो जो स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं वो एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एप्लीकेशंस मींस इनका कहां कहां यूटिलाइज होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कहां कहां यूज होता है। बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारे इफेक्ट्स के बारे में बता चुका हूं आपको। पहला पॉइंट, इट इज यूटिलाइज। अभी मैं जो इट इज बोल रहा हूं वो इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट, इट बोल दिया मैंने, इट का मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन प्रेस, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक केटली, ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, ETC। बहुत सारी चीजों में हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। यानी जब हमें ठंड पड़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करेंगे, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर भी लिख सकता हूं मैं इसको। कपड़ों पे प्रेस करनी है तो क्या यूज करेंगे, आयरन। इलेक्ट्रिक केटली, दूध चाय को गर्म करने के लिए हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक ओवन आप सब लोग जानते हैं। तो बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और कहां हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूटिलाइज, भाई इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इस तरीके से आप लोगों ने शायद बल्ब देखा होगा, ये बल्ब है बेटा, ये टंगस्टन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। टंगस्टन का यूज यहां क्यों करा है एलिमेंट का, इसका मेन पॉइंट है इट हैज, कभी कभी बेटा ये क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में कि वाई इट इज यूज्ड इन बल्ब द एलिमेंट फिलामेंट, ये फिलामेंट है बेटा, फिलामेंट इज यूज्ड, फिलामेंट टंगस्टन का यूज किया जाता है। ये क्यों, बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, एक और इसमें खास बात होती है, इसमें अनरिएक्टिव गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, अनरिएक्टिव गैस। अनरिएक्टिव गैस कौन सी होती है भाई, आर्गन होती है, आर्गन इनर्ट गैस है, आप लोग जानते हैं, 9th में आपने पढ़ा है। नियोन भी भर देते हैं और नाइट्रोजन भी भर देते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, नाइट्रोजन तो इनर्ट नहीं है बट इट इज अनरिएक्टिव। सो या तो आर्गन को, नियोन को भरते हैं या फिर आर्गन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को भी भर देते हैं। क्यों भाई, इसको क्यों भरते हैं भाई, इसके रिएक्शन से क्या इसका इफेक्ट है। व्हेनेवर अगर यहां कोई रिएक्टिव गैस भरी, सपोज करो एयर भर दिया, एयर के अंदर प्रेजेंट कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब ये हीट होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टंगस्टन, और टंगस्टन जब ऑक्सीडाइज होगा तो एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा माय डियर, और जब वो न्यू सब्सटेंस बन जाएगा तो फिर ये सब क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज उड़ गया, हम बोलेंगे बल्ब फ्यूज हो गया। क्या होगा, फ्यूज होकर कहां गया,
भाई ये मेल्ट कर गया, ये ब्रेक कर गया। तो इसके लिए क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट इज यूटिलाइज। जब ये गर्म होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, तो हीट तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्योंकि ये टंगस्टन का है तो हीट प्रोड्यूस करने से ये मेल्ट भी नहीं करेगा और ये ग्लोइंग करेगा। अनरिएक्टिव गैसेस के साथ क्या करेगा, ग्लोइंग करेगा और हम सबको लाइट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड। मैं इसको फिर दोबारा वर्ड को इट इज ही यूज करूंगा। इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, आप लोगों ने अपने घरों में देख रखा होगा, एक कटआउट लगा रहता है। इस कटआउट में 2 पॉइंट लगे रहते हैं, इनमें एक वायर लगा रहता है। ये काहे का यूज करते हैं हम लोग, कॉपर वायर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, वेरी थिन कॉपर वायर का यूज करते हैं। टिन प्लेटेड फ्यूज का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपर का टिन प्लेटेड, कॉपर का टिन प्लेटेड। इससे क्या है, हम लोग मोटा वायर क्यों नहीं यूज करते, इसमें बहुत पतला वायर क्यों यूज करते हैं, इसलिए करते हैं कि घर में जितना भी अप्लायंसेस हैं, जब ओवर हीटिंग होगी तो सबसे पहले ये मेल्ट कर जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि फ्यूज वायर में मेल्टिंग पॉइंट का यूज, कॉपर टिन प्लेटेड का यूज क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, बिकॉज इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा कि जैसे ही हीट ओवर हीट होगी तो ये जल्दी से मेल्ट कर जाएगा और घर के बाकी अप्लायंसेस को खराब होने से बचा लेगा। सो दैट्स वाई वी यूज देयर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी बेटा यहां पर मुझे फिर एक और पॉइंट याद आता है कि हमें कहां पर लो मेल्टिंग पॉइंट का यूज करना है और कहां हाई मेल्टिंग पॉइंट का यूज करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा था, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन हीट ज्यादा प्रोड्यूस तो हो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मेल्ट नहीं करना चाहिए, वो मेल्ट नहीं करना चाहिए हमको, समझ रहे ना। तो वहां पर हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, टंगस्टन। लेकिन यहां या फिर अगर हम फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, तो वहां में क्या यूज करना चाहिए, नाइक्रोम वायर। या कौन सा वायर यूज किया जाता है, नाइक्रोम यूज किया जाता है। यहां पर नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है, लाइक नाइक्रोम वायर। मैंने यह पॉइंट नोट कर दिया। इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, केटली, इलेक्ट्रिक ओवन में जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर का। क्यों, क्योंकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये दे डजंट गो अंडर ऑक्सीडेशन, ये अंडर ऑक्सीडेशन में भी जाते हैं, ऑक्सीजन का इफेक्ट भी नहीं इनके ऊपर पड़ता। तो यानी यहां पर कैसा रेसिस्टिव वायर यूज करना है, नाइक्रोम वायर। यहां कैसा रेसिस्टेंस यूज करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब में या टंगस्टन, लेकिन साथ में हमको नियोन गैस भी भरना है। जैसे कभी कभी ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, पापा ने गुस्सा किया, ठीक है, तो बच्चों को क्या है, उनकी गुस्सा को समझना है, टंगस्टन की तरह बनना है। कैसे बनना है, टंगस्टन की तरह समझना है कि अगर पापा गुस्सा कर रहे हैं तो हीट तो देनी है, भाई गुस्सा तो आएगा, पर लेकिन मेल्ट ना हो जाए, समझ रहे ना। अच्छा, लेकिन मेल्टिंग कहां करवानी है वो भी सोचना है। यहां पर क्या है, कॉपर वायर का यूज करा टिन प्लेटेड में, यानी कटआउट में, सारे अप्लायंसेस खराब ना हो जाए हमारी, ठीक है। तो जैसे ही अगर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा यहां पर, तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। हम बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, अरे कहां इसके पंख तोड़ी थी जो उड़ गया, सही। बाकी सारे अप्लायंसेस को बचाने के लिए ये यहां से मेल्ट कर गया, यानी फ्यूज उड़ गया। हम फिर दोबारा से यहां पर टिन प्लेटेड कॉपर वायर को यूज कर देंगे और एक पतला सा वायर बांधेंगे और फिर उसके बाद टाई अप कर देंगे और फिर दोबारा से हमारा जो फ्यूज है फिर ठीक हो जाएगा और फिर घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई को पास कराएंगे। शायद मैं समझता हूं बेटा हीटिंग इफेक्ट आपको और एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट दोनों समझ में आएंगे। ये मैंने एप्लीकेशंस के बारे में बात करी है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट शायद मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा।
अभी मैं अगली वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ आऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय।